रिचमैन फेलोशिप सोसाइटी की ओर से विश्व स्क्रोजोफोनिया दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्क्रोजोफोनिया जैसी बीमारी गम को देखते हुए समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करना है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद डॉक्टर पी.के. खत्री ने स्वागत भाषण देते हुए मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की अपील की। विशेषज्ञों ने दी मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जैन, जो इरा मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सक एवं सहायक प्रोफेसर हैं, ने स्क्रोजोफेनिया के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में सरल भाषा में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनोचिकित्सा आगे अध्यक्षता 2008 और तब मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी से मैं इसकी शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। समय वर्तमान में मैं इस क्योंकि आज विश्व में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक बीमारी जो हमसे नहीं आता जा रहा है, क्योंकि हम लोग एडवांस या डिजिटल मीडिया के बहुत गुलाम बन गए। तो इसकी वजह से क्या लगता है कि जो बीमारी है थोड़ी मानसिक थोड़ी बढ़ गई। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि इसकी वजह से बीमारी बढ़ गई है। बीमारियां जैसी थी वैसे वो अभी भी है। उनका दर बढ़ गया हो ऐसे भी नहीं। अगर डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा लिप्त होना, एडिक्शन हो जाना, वो अपने आप परेशानी है। इसकी वजह से कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे काम सब जानते हैं, इंसान के करियर रुक जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, तो उसकी वजह से मानसिक रोग नहीं है। तो ये अगर किसी चीज में डिफरेंसेस करना हो तो हम इसको किस तरह करेंगे कि ये मानसिक रोग है या नहीं, ये किन पैरामीटर्स को हम अपने घर में चेक करेंगे कि जैसे होता है ना कि आपको कुछ जैसे डायग्नोसिस होता है कि आपको ब्लड ट्रांसफर कराना हो तो आपकी बीमारी मालूम नहीं कराएंगे। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। इसका जवाब ऐसे है कि मानसिक रोग को किसी ब्लड टेस्ट, एक्सरे या एमआरआई नहीं जाना। किसान के व्यवहार को, उसके विचारों को, उसके तरीका को देखे तो फिर बातों का ध्यान रखें तो पता लग सकता है वो क्या किसी बात की आती हो रही है। ऐसे कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खुश है, कारण खुश है, तो इशारा हो सकता है। कोई इंसान जरूरत से ज्यादा दुखी है, कारण दुखी है, तो वो एक बीमारी का हो सकता है। अगर किसी को ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई पड़ रही हैं, अनुभव हो रही हैं जो नहीं होती, जैसे कि जो लोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हो, उनकी भी आपको आवाजें सुनाई पड़ रही हो जो कि वहाँ मौजूद है, ये रोग है। या किसी को अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो अपने सारे काम को छोड़ उसका व्यवहार बदल गया, उसके व्यक्तित्व बदल जाए, तो वो एक बीमारी की तरफ एक इशारा हुआ। इन बातों से जाना जा सकता है कि किसी को कोई मानसिक रोग है या नहीं, तो उसको उसकी जांच करनी चाहिए के द्वारा या वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऐसे चीजें हैं, कुछ डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा एक वैलिड और एक करेक्ट डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। तो किसी व्यवहार में आती है, जब किसी व्यवहार की बहुत ज्यादा कम हो जाए, जो व्यक्ति जैसे मिलता जुलता हो, किसी से मिले इंटरव्यू में अकेले बन रहे, इस चीज की अधिक कमी या व्यवहार में बदलाव, ये एक बीमारी के लक्षण है। मनोदशा में बड़ी रूप से बनाई है, ये सब बीमारी है। तो सर अगर जैसे इन लक्षणों को कोई परिवार अपने परिवार के लोग को देखते हैं हमारे किसी चीजें हो रही तो समस्या जैसी लग रही तो उसको सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहिए? सबसे पहले उनसे संपर्क करना चाहिए अपने फैमिली डॉक्टर से, अगर उनके कोई फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि वो परिवार को अच्छी तरह जानते होंगे, उम्मीद है कि उस व्यक्ति को भी जानते होंगे अच्छी तरह से जिसके बारे में बात कही जा रही है। उसमें क्या बदलाव अगर कुछ तो MBBS में ही मनोचिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, अब तो पढ़ाया जाता है।
तो वो लोग भी जान सकते हैं कि मानसिक रोग है कि नहीं। अगर हम कुछ दे फिर वो एक विशेषज्ञ विशेषज्ञ तो उस केस को रेफर करने के वहाँ तो उनकी डायग्नोसिस हुई जाएगी और हम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर शशि राय डॉक्टर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ और 2005 से संस्था से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 17-18 साल से मैं रिंगल फेलोशिप सोसाइटी लखनऊ ब्रांच की सेक्रेटरी थी और सप्ताह में एक दिन मैं यहाँ आके ओपीडी रन करती हूँ। मैं तो आज सवाल होता है कि जो आज की तारीख में झाड़ फूक और बाबाओं के चक्कर में लोग बुला चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिक बीमार होते हैं, उनको दवा की जरूरत होती है, लेकिन उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसको किस तरह से आप देखेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आज का जो दिन है वही विशेष दिन है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया है। वो मेरी तरफ से हमारी चर्चा उस पर आधारित बहुत अच्छा 18 से 23 से लेकर 24 मई तक विश्व भर में स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है और 24 मई स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक रोग है जो कि विश्व भर में कभी 24 मिलियन या 27 मिलियन लोगों को प्रभावित कर रही है और हमारे अपने कंट्री में 5 से 7 मिलियन को तो इसमें जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है और इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे कि इसने नहीं बताया कि लोग अपने आप से गुड़गुड़ाते हैं बैठे बैठे, बिना वजह अपने आप हंसने लगते हैं, उनके कान में आवाजें आती हैं, उनको लगता है कुछ जोड़ रहा है या उनको शक होता है कि कोई इनके पीछे पड़ा है, कोई उनका बुरा चाहता है, कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। कमिंग बैक टू आपका जो सवाल था जो आपने स्टार्ट किया था विचार, तो जब व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है या इस तरह की कुछ हरकत करने लगता है, हमारे सभी अगर देखा जाए तो हमारे में ट्रीटमेंट गैप तो कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 100 लोग तो उसमें केवल 85% साइकियाट्रिस्ट के पास आए, बाकी जो लोग हैं मतलब 15% 85% लोग जो है अन्य लोगों के पास जाते हैं, जिसमें कि बाबा झाड़ फूक इस तरह के लोग अधिकता है। तो लोग ये सोचते जाते हैं कि ये जो है किसी देही चिंता का प्रकोप है। तो बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने से, ये सज्ञानता बढ़ाने से कि ये मर्म है, बीमारी है, सिर्फ देही के प्रकोप से नहीं है, तो लोगों में समझ इसकी बढ़ेगी। तो जैसे आज का जो कार्यक्रम है उसी कड़ी में है कि जितना अवेयरनेस बढ़ेगी, जितना लोग जानेंगे बीमारी के बारे में, उतना बीमारी में समझेंगे। और इनफैक्ट हमें मतलब दवा और दुआ दोनों का साथ लेके आगे बढ़ेंगे हमारे देश में, तो चीज ज्यादा अच्छी जैसे हमें वो बाबाओं को भी थोड़ा मतलब उनको भी अवेयर करना चाहिए। और इनफैक्ट अब तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग भी पेशेंट साइकियाट्रिस्ट को भेजने लगे कि अब हमारा ऐसा करना साइकियाट्रिस्ट होता, तो दोनों क्योंकि लोगों के मन में इतना प्रेट है तो भगवान रिजल्ट कह रहे, लेकिन दवाई का उतना इंपॉर्टेंस है कि वो दवा के लिए भी आए। और अगर मैडम जैसे इस तरह की बीमारियों को लिए तो प्राइवेट एशिया क्या करना चाहिए और किन जगहों पर, जैसे हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहरों के लिए किस तरह से टेलीमेडिसिन या किस तरह से इनको एडवाइस किया जाता है? देखिए आजकल जैसे हम अपने देश की बात ले लें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइकियाट्रिस्ट है। और अगर आप जाके देखें मतलब ये हम लोग सोचते हैं कि गांव देहात में इसके मरीज होते हैं नहीं आते, लेकिन जैसे अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गए, शहर में तो हो सकता है किसी साइकियाट्रिस्ट में 25-30 मरीज बैठे हुए, लेकिन जैसे मैं कुछ पहले तक हड़बई में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वहाँ 50 तो वहाँ के मरीजों को भी ये है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के डॉक्टर है, जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने की, देने की यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हम जिले में साइकियाट्रिस्ट और टेलीमेडिसिन जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए सीएचसी पे साइकियाट्रिस्ट नहीं है, पीएचसी पे साइकियाट्रिस्ट नहीं है, पर बाकी मेडिकल ऑफिसर को देखते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि एमबीबीएस तो लोगों को भी कुछ इसके बारे में पढ़ाई किया जाता है, बट अगर उन्हें डाउट है तो जो डिस्ट्रिक्ट में है या जो बड़े शहर में साइकियाट्रिस्ट है उनसे वो सलाह कर सकते हैं और सलाह लेके भी आते हैं कैसे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरा मेडिकल कॉलेज में संस्था से
आज आप लोगों के समक्ष स्किज़ोफ्रेनिया, जैसा कि मैम ने कहा, स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस वीक चल रहा है, इस वीक जो है स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे है, तो उसके बारे में स्पेशली जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो देखभाल करता, जो पेशेंट्स हैं, उनकी जो देखभाल, उनके समक्ष इस बीमारी के बारे में थोड़ा जानने के लिए और हम मिल के क्या कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मतलब किन बिंदुओं में खास चक्कर है? जी, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो देखभाल करता है, पहले तो कुछ दवाओं के बारे में, कुछ मेडिसिन के बारे में बात कराना चाहूँगा कि किन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, बुनियादी बात, क्या इसके लक्षण हैं, इनके बारे में बात होगी। फिर देखभाल करता कैसे समझ सकते हैं कि बीमारी के क्या लक्षण हैं, उसके बारे में। फिर अगर बीमारी वापस आ गई, उसके बारे में क्या जाँच होगी, दवाई होगी, क्या तकलीफ हो सकती है, इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बिंदुओं में बात की जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या प्रसाद है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ से, और मैं एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ 2011। और मैं भी यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप के रूप में मैं क्लासेस भी देती हूँ और पेशेंट्स के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करती हूँ for counseling। मैम एक दौर आया था, एक लोग कहते हैं कोविड पीरियड, उस पीरियड से और अब इस पीरियड में इस तो एक तरह से कह सकते हैं ना, एक डर का माहौल रहा है। मैं उसमें कैसे लोग उभरे या कैसे उभर सकते हैं, इस पर थोड़ा। कोविड के टाइम में बहुत बार देखा गया कि अधिकतर से 90% काम हमारा ऑनलाइन हो रहा था। उसके बाद जो केसेस देखने को मिले, उसमें ज्यादातर बच्चों में इंटरनेट एडिक्शन का देखने को मिला। घर में बैठे हुए बहुत लोगों की जॉब चली गई, उसमें डिप्रेशन के केसेस मिले। लेकिन अब दौर इम्प्रूव कर रहा है, जबकि इकोनॉमिक जो डिवाइजन हो रहा है, जो वॉर से रिलेटेड, उसको भी बदले नजर आते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस है। अब पेरेंट्स खुद आते हैं ये कहने के लिए कि नहीं, हमें लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल देखा जा रहा है, आप बताइए कि अब हम लोग कैसे इस चीज को फिक्स करें। इसके लिए जैसे अभी आपने कौन सी बात कि बच्चों को लेकर एक बात का मोबाइल एडिक्शन, तो उसके लिए आपकी गौचर करें और कैसे उसको दूर करने की मदद मोबाइल देने के पहले ही अपना टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लें कि कब देना है और कितना देना है, और दोनों में सहमति रहे, जिससे कि फिर बच्चे को एक्सप्लेन करने में फिर कोई दिक्कत नहीं, और बच्चे को भी शायद अपनी बाउंड्री बताने के लिए। ये बहुत अच्छी बात कही आप। छोटी सी इंगेजमेंट सोसाइटी जो है मानसिक रूप से काम करती है। हम लोगों ने एक उनके परिवारों के इसके लिए सहयोग के लिए संस्था बनाई, मनोरोगी कल्याण संस्थान, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें हम लोग सबके परिवारों से बातचीत करके भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्व की। सब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी हल हो जाता है। दूसरा उनके घर के लोग हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हैं। मनोरोगी कल्याण संस्थान के डॉक्टर महेशवी जो है कुछ पिलाने के पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ ये आपको डॉक्टर LK महेश्वरी, पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसका वाइस चांसलर था। मैं पिछले 10 वर्ष से रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष भी हूँ। एक संस्था है जिसका नाम है मनोरोगी कल्याण संस्थान, जो कि केयर गिवर्स और जो पेशेंट्स हैं और डॉक्टर्स उनके बीच में एक सहयोग का कार्य करती है और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कार्य करती है। इसके माध्यम से जो है एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, जिससे किस प्रकार से उनकी समस्या हल की जा सके, इसमें सहायता प्रदान करती है। तो ये संस्था जो है समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जो मिथ्स हैं, स्टिग्मा है, उनको दूर करने के लिए कार्य करती है। ये इसका उद्देश्य है। तो दोनों संस्थाएं मिलकर रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी मेन है, और ये संस्था जो है केयर गिवर्स और पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में कड़ी का कार्य करती है।